चलिए नाउ लास्ट क्लास में अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर हाइसेंट से, है ना। अगर अपन वाटर हाइसेंट का बात करें तो वाटर हाइसेंट दो तीन चीजों के लिए खास है। सबसे पहले उसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये इंडिया का प्लांट नहीं है, ये इंडिया लाया गया था क्योंकि इसका फ्लावर बड़ा सुंदर था। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। पत्ता का शेप बहुत प्यारा था, फूल बहुत सुंदर होता था, इसलिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था, लेके आए थे। ये इंडिया का प्लांट नहीं है। और जब ये आया तो इतना तेजी में ग्रोथ करना शुरू करा, इतना तेजी में ग्रो करना शुरू करा। और कहां ग्रो करता है? पानी में। कहां ग्रो करता है ये? पानी में। तो जब ये पानी में तेजी में ग्रो करना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम ये हुआ ना, प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी का सारा ऑक्सीजन तो यही यूज कर ले रहा था। तो जो वाटर एनिमल्स थे उनके लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं था। तो क्या वो भाई बिना ऑक्सीजन को तो सफोकेट करके मर जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि जहां कहीं भी ये जा रहा था वहां का वाटर एक्वाटिक एनिमल्स पूरा पूरा साफ कर दे रहा था। अच्छा, अब कोई पॉन्ड उगा, मतलब कोई तालाब बनाया, कोई नदी, हर जगह वाटर हाइसेंट, इसको हिंदी में जल कुंभ भी बोलते हैं। जमा हुआ हर पानी में तुमको ये मिल जाएगा। ये इतना, और अच्छा, इट ग्रोज एट अ वेरी फेनोमेनल रेट, बहुत तेजी में ग्रो करता है। तुम इसको साफ करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तुम 2 बार हटाओगे अगला दिन फिर आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर हाइसेंट बहुत ही फेनोमेनल रेट में ग्रो करता है। और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कहानी है। भाई बंगाली है तो मछली तो खाएगा। अब सोचो, मछली खाएगा लेकिन बेचारे के तालाब में जो मछली पालन कर रहा था सारी मछली मर गई। तुम समझ रहे हो, बंगाली को मछली नहीं मिले, बंगाली मछली की तरह तड़पने लगेगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज मोस्ट इन्वेसिव वीड, ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर। और इसका प्रोपेगेशन किससे होता है? ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? ऑक्सीजन को खत्म कर देता है पानी से, मछलियां मर जाती हैं। इंडिया का नहीं था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया क्योंकि इसके फ्लावर बहुत सुंदर थे और लीव्स बहुत प्यारे थे, ठीक है। ठीक, आगे उसके अलावा 2-3 चीज आपको और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना है। जैसे बर्ड से कौन ग्रो कर रहा है, जैसे ये सब एग्जांपल हम पढ़ते ना, ये वाला यहाँ पे अपन ये पढ़ लिए थे। बुलबिल हो गया था हमारा, गेम्यूल हो गया था हमारा, और ये सब नाम जाने थे लोग, सकर, ट्यूबर, बल्ब, रनर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता देते हैं। रनर जो है ना, ये ग्रास है, ग्रास ऐसे ग्रो करता है। राइजोम जिंजर, ठीक है। सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। बल्ब लिख लो, ओनियन, गार्लिक, ओनियन ये सब हो गया। सकर ट्यूबर पढ़ना है। ऑफसेट, कॉर्निया, कॉर्निया जो भी पढ़े, ये सब वेबसाइट पे दिया हुआ है, कुछ ही चीजें जो नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो बर्ड्स का बात करें, बर्ड्स के लिए पोटैटो में देखो ट्यूबर होता है, राइजोम बनाना में होता है, जिंजर में होता है, मिला। अच्छा, इन सब में क्या होता है? ये सब मोस्टली क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। प्लांट के स्टेम हैं जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जैसा हम एग्जांपल दिए भी थे गुलाब का, है ना। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। खैर, एक और तरह का वर्ड होता है एडवेंटिशियस, ये भी बताया था लास्ट क्लास में। जहां होना चाहिए वहां के अलावा कहीं और है। जहां होना चाहिए, जैसे बनियान का एग्जांपल, बरगद, रूट होना चाहिए नीचे, लेकिन कई बार उसके डाली से निकलता है, रूट बन जाता है, जमीन में चला जाता है, उस रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट। ये भी बता देता हूं, ऐसे एक्स्ट्रा है, 11th में पढ़ना था। उस तरह के रूट को क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। बट खैर, ओवरऑल ये प्रॉप रूट एडवेंटिशियस रूट का टाइप है। क्यों? क्योंकि जहां होना चाहिए वहां पे नहीं। तो उसी तरह कई बार बर्ड जहां होना चाहिए वहां नहीं, कहां है? पत्ते पे है। किस पे? ब्रायोफिलम, उसके पत्ते के कोने कोने से निकलता है और जहां गिर जाएगा वहां प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स गेट इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में लोग पढ़ चुके थे, ये यूनिपेरेंटल होता है या बाइपेरेंटल? एक पेरेंट होंगे, 2 पेरेंट होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दोनों हो सकता है, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाइपेरेंटल भी हो सकता है।
ये बहुत कॉमन है। एनिमल में तो और ज्यादा, ऑलमोस्ट सारे एनिमल। यूनिपेरेंटल एग्जांपल, बाइसेक्सुअल प्लांट। अर्थवर्म में सेक्स ऑर्गन होता है लेकिन वो यूनिपेरेंटल नहीं होते, वही बोल रहा हूं। सेक्स ऑर्गन होने का मतलब ये नहीं कि वो खुद से खुद को फ्यूज करेगा, नहीं। यूनिपेरेंटल में जैसे हिबिस्कस हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर पे अगर स्टेमन भी है और स्टिग्मा भी है, एक ही फ्लावर पे अगर स्टेमन भी है और स्टिग्मा भी है, तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो हो जाएगा। एनिमल में सिर्फ एक, टीनिया सोलियम, ये एक्स्ट्रा है, याद नहीं रखिएगा तो चलेगा। क्या कैस्मोगैमस? पता है तो फ्लावर्स कौन होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो भी कैस्मोगैमस में तो यही है, बाइसेक्सुअल, यानी उसी फूल में स्टेमन भी है, उसी फूल में स्टिग्मा भी है। स्टेमन से मेल पार्ट बना, स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। स्टेमन स्टिग्मा ये सब अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, तो तुम दोनों को भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये कि याद रखो होता है, बाई पेरेंटल भी हो सकता है और यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। होगा क्या इसमें? गैमेट्स बनेंगे और आपस में फ्यूज करेंगे। सिर्फ गैमेट का बनना काफी नहीं है, गैमेट फ्यूज भी करेगा। हाँ, एसेक्सुअल में गैमेट का बनना ही जरूरी था। हो सकता है गैमेट बने, हो सकता है गैमेट नहीं बने। गैमेट बन के भी बिना फ्यूजन के अगर बच्चे में डेवलप कर गया तो क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी में हुआ था, याद है? ड्रोन्स। अच्छा, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इलैबोरेट प्रोसेस है। टाइम लगता है इसमें, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, और इलैबोरेट बहुत डिटेल वे में होता है। ठीक है, तो क्या है ये तो आपको पता है, इलैबोरेट, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। किसके बेसिस पे? एसेक्सुअल के मुकाबले। क्या होगा इसमें? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। फ्यूजन करने के लिए दो तीन चीज जरूरी है। पहले गैमेट बनाना पड़ेगा, उसको किसी तरीके से फीमेल वाले को या फीमेल वाले को मेल वाले के साथ लाना पड़ेगा, और फिर फ्यूजन कराना पड़ेगा। तीन चीज जरूरी है। फ्यूजन और मेल और फीमेल होता है तो जो बच्चे बनते हैं, जो कि दो पेरेंट से मिलकर बने, वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट के। देखा, याद करो, एसेक्सुअल के रिजल्ट को अपन क्लोन बोले थे। क्लोन क्यों? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्लोन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसमें दो पेरेंट मिले हुए है ना, हम अपनी माँ और बाप दोनों से मिलके बने हैं, दो पेरेंट। दैट इज व्हाई वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ देम, है ना? दोनों में से किसी के भी आइडेंटिकल नहीं, अलग है। ओके, अच्छा, अगर आप बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप का, तो चाहे किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा हो, कुछ बेसिस, बड़े बड़े बेसिस पे, मोटा मोटी तौर पे सेम ही होता है। जैसे पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमेट बनेगा। फिर होगा फर्टिलाइजेशन, जब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगा। अब किसी में एक्सटर्नल है तो किसी में पानी के थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, किसी में इंटरनल हो रहा है। ठीक है, तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन जहां गैमेट बनेगा, फिर होगा फर्टिलाइजेशन जहां फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जहां जाइगोट बनेगा, इम्प्लांट करेगा। ठीक, ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन जहां गैमेट बनने का स्टेज है, फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन जब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगा, और अंत में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, इम्प्लांट करेगा, डिलीवरी होगा। अब तक ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस करें, उनका सिमिलर पैटर्न होता है, भले ही बाहर में मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग हो। हम अपना बात कर लें या किसी और प्लांट का बात कर लें या किसी और एनिमल का बात कर लें, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मोटा मोटा तौर पे ये तीन काम तो कर ही रहा होगा। पहले गैमेट बनाएगा, फिर फ्यूज कराएगा, फ्यूज करने के बाद बच्चा डेवलप करेगा। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें, इससे पहले कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करे, उसको पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेते के साथ क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। पहले उसका बॉडी मैच्योर होता है इस लायक, जैसे मान लो मेल है तो पहले दो तीन तैयारी होगा बॉडी में। क्या? पहले उसका बॉडी शेप, वो गर्थ, मेलनेस आए बॉडी में, ताकि कोई फीमेल अट्रैक्ट हो। कोई बच्चा को देखे कोई अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। तो पहला तो चीज ये
अट्रैक्शन के लिए बॉडी शेप ऐसा हो। दूसरा, पेनिस में इतना स्ट्रेंथ हो कि भाई वो स्ट्रेट हो सके, पेनिट्रेट कर सके फीमेल वेजाइना को। ठीक है, अब फीमेल की साइड से बात करें, बॉडी इतना मेच्योर हो कि कोई मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन तो म्यूचुअल होगा। दूसरा, बॉडी में वजाइना इतना स्ट्रांग हो कि पेनिस को पेनिट्रेट करने दे, फर्टिलाइजेशन हो। उसके बाद बाकी सारे ग्लैंड्स इतने ठीक ठाक हो जाए, यूट्रस इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंप्लांटेशन हो सके, बच्चा 9 महीना मां के पेट में टिक सके, पता चला इंप्लांटेशन हो गया, लेकिन मां इतनी छोटी है कि उसका यूट्रस इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो बच्चे को 9 महीने तक कैरी करे, तो मां मर जाएगी। समझ रहे बात? तो इसलिए पहले तैयारी होता है, उस समय तक बॉडी के अंदर गैमेट्स बनते ही नहीं है कि कोई अट्रैक्ट हो ही नहीं, पहले तैयार हो जाए फिर ये चीज चालू होगा। तो रिप्रोडक्शन करने से पहले या इस बेसिस पे लाइफ को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, जुवेनाइल फेज, क्या बोलते हैं उसको? जुवेनाइल फेज, जब कोई बच्चा होता है। उसके बाद दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और तीसरा होता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज, ठीक है। प्लांट के बॉडी में इस जुवेनाइल फेज को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट में बोलते हैं, सिर्फ एनिमल में ये टर्म यूज नहीं करते। होता क्या है, जुवेनाइल फेज में पहले बॉडी तैयार होगा, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस करेगा और सेनेसेंट में मर जाएगा, यही होगा 3 फेज। मरने का तैयारी, बूढ़ा होने वाला, बॉडी तो डिग्रेड ही करने लगता है ना फिर। अब सुनो, नॉर्मली किसी के भी लाइफ स्पैन में ये 3 पार्ट ढूंढना बहुत आसान है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। कि जैसे पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए तो रिप्रोड्यूस करें, और फिर बूढ़े होंगे और अंत में मर जाएंगे। हम सब यही कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसा होता है जो थोड़ा सा चीजों को बदल कर दिखता है। जैसे आम का पेड़ है, सबसे पहले वो बच्चा था एकदम शांत, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में गया तो वहां पर रिप्रोड्यूस करा, एक बार आम रिप्रोड्यूस करा यानी आम का फसल आएगा, क्योंकि फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है फाइनली, और फ्लावर आएगा तो स्टेमन पिस्टल मिलेगा, ओवरी बनेगा, ओवरी मैच्योर करेगा, सीड होगा, तभी होगा। चलो अभी अगर तुम किसी एक आम का पेड़ को देखोगे, या अभी रहने देते, अगले साल का बात करेंगे। पहले बच्चा था, बड़ा हुआ, अगले साल अप्रैल मई में वो आम का फसल दिया आपको, ठीक। जून जुलाई तक आम खत्म हो गया, अब आप अक्टूबर में वापस उस पेड़ को देख रहे हो, क्या उस पर कोई फसल है? नहीं। क्या वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, हमेशा नहीं कर सकता, साल का एक खास टाइम पे वो करता है। तो वो फेज कौन सा है? एक ऐसा टाइम है जहां वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या वो जुवेनाइल फेज है? नहीं, वो रिप्रोडक्टिव फेज ही है। यानी वहां पे क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्लांट में 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। एक ऐसा जो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार प्लांट देगा या एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, मोनोकार्पिक। कुछ होते हैं जो हर साल करते हैं, पॉलीकार्पिक। तो जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं उनके केस में खासकर ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं होता कि वो प्लांट जुवेनाइल में है, रिप्रोडक्टिव में है, या फिर अंत वाला कौन सा था? अंत वाला फेज कौन सा? देखो पढ़ो, क्या है अंत वाला फेज? सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल में क्या होता है? बच्चे जन्म लेते, तैयार हो रहे होते, रिप्रोडक्टिव में रिप्रोड्यूस करते हैं, सेनेसेंट में बूढ़े होने लगते हैं और अंत में मर जाए। वेरी गुड, ठीक है। तो इस 3 फेज में बॉडी तैयार हो रहा होता है, लेकिन पॉलीकार्पिक फेज में प्लांट के पास बीच बीच में रिप्रोडक्शन का एबिलिटी नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अभी किस फेज में? जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव या सेनेसेंट? रिप्रोडक्टिव फेज में। हम सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? नहीं। तो हम लोग फिर किस फेज में? हम फिर भी रिप्रोडक्टिव में हैं, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी तो है ना, नहीं कर रहे अपनी जगह पे, लेकिन कर तो सकते हैं ना।
प्लांट इस केस में अलग इसलिए है क्योंकि वो मई में, जून में, जुलाई में रिप्रोड्यूस तो कर ही रहा है। मान लो जनवरी में भी से शुरू करा होगा तो जनवरी से जून तक तो कर रहा है, लेकिन बीच के टाइम में वो नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता। ये नहीं कि वो कर नहीं रहा, वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे केस में या नॉर्मली तो ये चलता है, बट कुछ जगह पे क्या होता है वो दिखा रहा हूं। पहले जुवेनाइल विजिबल है ना, विजिबल है, कलर चेंज कर दूं? पहले जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद आएगा रिप्रोडक्टिव 1, क्योंकि ये हर साल रिप्रोड्यूस करता है। तो एक बार रिप्रोड्यूस करा, फिर आएगा रिप्रोडक्टिव 2, ऐसे करके साल रिप्रोड्यूस करेगा। और ये जो बीच का टाइम है जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? इंटर फ्लावरिंग, क्या बोलते हैं उसको? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो ये एक्चुअली में इंटर फ्लावरिंग पीरियड रिप्रोडक्टिव फेज का ही पार्ट है, एक ऐसा टाइम जब प्लांट खुद को अगले फ्लावरिंग के लिए तैयार कर रहा होता है। ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल फेज का पार्ट नहीं है। और इसी के अंत में क्या आएगा? सेनेसेंट फेज, और सेनेसेंट फेज विल लीड टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दो तरह का बात नॉर्मली तो ऐसे चलता है, लेकिन कुछ पॉलीकार्पिक प्लांट में जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं और हर साल फ्लावरिंग करते हैं, प्लांट देते, फल देते हैं, उनके केस में ऐसा होता है। जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव फेज बटा हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे करके, और बीच बीच में कुछ गैप होता है जिसको बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जब वो खुद को नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं। इसमें द प्लांट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट फ्लावरिंग। ठीक है, ऐसा। अब जरा देखो एनुअल और बाइनियल। एनुअल यानी जो 1 साल जिंदा रहता हो, बाइनियल यानी जो 2 साल जिंदा रहता है। इन दोनों प्लांट में तो एक क्लियर कट है, लेकिन जो पेरिनियल होते हैं, एक पेरिनियल यानी जो लिव्स फॉर मोर देन 2 इयर्स, जो 2 साल से ज्यादा रहे। लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट का 3 टाइप है। मोनो एनुअल कितने साल? 1 साल। बाइनियल कितने साल? 2 साल। और पेरिनियल 2 साल से ज्यादा कितना? ठीक है, तो प्लांट को हम इस बेसिस पे बांटे हुए हैं। अगर प्लांट मोनो क्या बोलते हैं, एनुअल या बाइनियल है, तो उसमें तो मोनोकार्पिक होगा, लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करेगा। जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, अक्सर, इसमें भी अक्सर वाला बात, अक्सर वो एक से अधिक बार फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो थोड़ा अनयूजुअल पैटर्न शो करते हैं, जैसे बम्बू, बांस जो होता है ना, बांस, ये ऑलमोस्ट 40-50 साल का जितना रहता है। लाइफ में कितना है? 40 से 50 साल। लेकिन ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पेरिनियल प्लांट, ये क्या है? मोनोकार्पिक, लाइफ में सिर्फ एक बार। एक और प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट है, आगे में नहीं जाएगा, मेरे को भी देखो मिल गया। हर 12 साल में एक बार। आखिरी बार कब किया था? 18, मतलब अगली बार कब करेगा? 2030 में। और ये मिलता है केकेटी में। किटकैट का नाम सुने हो? सुने हो किटकैट? नहीं सुने? सुने? क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, आप किटकैट का नाम सुने। केकेटी जैक्टिक, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, यही 3 जगह के पहाड़ियों में ये फूल मिलता है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। बहुत सुंदर फूल है, 12 साल में एक बार खिलता है, और जब खिलता तो इतना खिलता है कि पूरे पहाड़ी को ब्लू कर देता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है ये। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना भी एक अनयूजुअल पैटर्न शो करता है। उसके अलावा बम्बू मिल ही जाएगा। मेरे को पूरी लाइफ में कितना साल का लाइफ स्पैन है? 50 से 100। उतने सालों में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा, और इतना करेगा कि भाई पूरा गांव मतलब ढक जाना इसके फूल से। इतना फूल होता है, इतना फूल होता है, रेशा रेशा टाइप का होता है, बांस का फूल। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है।
कहाँ? हाँ वो पुराना है ना। 6 के बाद 12 साल कितना होगा? 18। और अगला 12 साल 30। तो अगली बार कब खिलेगा फूल? हाँ, तो जंगल जंगल पता चला है, अगली बार फूल कब खिलेगा? 2030। यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए क्या बात, ये पूरा क्लियर? देखो इसमें बहुत कुछ नोट करने का है, जब पैकेज मिल जाएगा आपको बहुत कुछ नोट करना होगा, देख रहे हो? ये भी केकेटीएस, केरला, कर्नाटक और पूछता है स्ट्रॉबेलंथस कुंथियाना कितने सालों में फूल खिलाएगा? 12 साल। पूछता है बम्बू पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फूल खिलाता है। पूछता है कितना लाइफ में बम्बू का? 50 से 100 साल। पूछता है सब पीवाईक्यू और बिहार बोर्ड का और नीट का भी, सब एनसीईआरटी का है। चलेगा यहां तक? चलिए, सबको पता चल गया कि जंगल जंगल फूल खिलाए। ये खास बात है, पेरिनियल प्लांट्स में जो पॉलीकार्पिक होते हैं, जो एक से अधिक बार देते हैं फूल, वो उनके लाइफ में क्लियर कट डिविजन्स नहीं होता, क्योंकि बीच में रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में कुछ ऐसा टाइम आता है जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरफ्लावरिंग पीरियड। इसमें क्या करता है प्लांट? इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आई गेस हम लोग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो जाएंगे ना, उसके पहले का 3 पॉइंट हो चुका है। अच्छा हाँ, कोई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होगा, इसको कंट्रोल करने के 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक हार्मोन और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे अभी डॉग्स लोग के रिप्रोड्यूस करने का टाइम है, तो डॉग के बॉडी का हार्मोन और सराउंडिंग का ठंड, ये दोनों इंटरैक्ट करके उसको सेक्सुअली एक्साइटेड कर रहा है। अगर मान लो गर्मी हो जाए तो कुत्ता एक्साइटेड नहीं होगा, डॉग एक्साइटेड नहीं होगी। और डॉग्स तो सीजनल ब्रीडर्स है, एक्साइटेड नहीं होंगे तो उनका टेस्टिस ही नहीं आना है बाहर, है ना? पढ़े थे ना, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होता है, सीजन में ही बाहर आता है, स्क्रोटम में आता है। तो जब स्क्रोटम में आएगा तभी स्पर्म बनेगा, तभी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। तो अगर मौसम नॉर्मल नहीं है तो सोचो ग्लोबल वार्मिंग से कितना फर्क पड़ने वाला है। मौसम के बदलने से बेचारे कुत्तों का बर्थडे बदल जाएगा। ठीक, बात तो आगे बढ़ाते हैं। नाउ गेट टू इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम बात कर रहे थे 3 फेज, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला आई वांट यू टू रीड, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पहले क्या करेंगे? गैमेट बनाएंगे और दोनों गैमेट को एक दूसरे के करीब ले जाने की व्यवस्था करेंगे। बस पहले एक बार रीड करिए, देन वी विल डिसाइड।